हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। क्या आपने कभी अभिनय किया है? मुझे यकीन है कि आप सब ने कभी ना कभी मूक अभिनय वाला खेल अवश्य खेला होगा। क्या हम मूक अभिनय वाला खेल अभी खेलें? मुझे 2 छात्र चाहिए। मैं आपको कुछ कार्ड्स दूंगी जिसमें शब्द लिखे होंगे। कार्ड पढ़ने के बाद आपको उसका अभिनय करके दिखाना है। सामने बैठे छात्रों को आपके अभिनय के आधार पर यह अनुमान लगाना है कि आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे, आपको कुछ भी बोलना नहीं है, केवल चेहरे के भावों और इशारों का प्रयोग करना है। ठीक है? क्या हम शुरू करें? स्वेच्छा से 2 छात्र यहाँ आ जाएं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। क्या आप सही अंदाजा लगा पाए कि किस बात का अभिनय किया जा रहा था? आज रात बारिश होने वाली है। मैंने कल सुबह एक समोसा खाया था। हमारे बगीचे में एक फूल खिला है। मेरी पोशाक सुंदर है क्या? दोनों छात्र इन वाक्यों का अभिनय करके बता रहे थे। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? कुछ जगहों पर हम ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि वह क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ विचार चलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ इन विचारों के बारे में बात करें। कई बार इशारों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि जब हमें किसी को बुलाना हो तो हाथ से इशारा करके हम उन्हें आने को कहते हैं। वैसे ही जब हमें पानी पीना हो तो हम अपना अंगूठा बाहर निकालकर मुट्ठी को बंद करके और मुंह के करीब ले जाते हैं, है कि नहीं? हमारे विचार दूसरों को बताने के लिए हम इशारों की तरह बातचीत और लेखन का भी इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर हम लेखन से ज्यादा बातचीत का प्रयोग करते हैं। भारत में साक्षरता का स्तर कम होने के कारण ज्यादातर लोग बातचीत के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अच्छी तरह बात करना सीखें। इसी वजह से हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं। क्या हम शुरुआत करने से पहले एक गीत गाएं?
मेरी आंखों में देख के बोल, मेरी आंखों में देख के बोल। बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल। बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल। बोल बोल बोल, गड़बड़ भी ना बोल। स्पष्ट बातें बोल, तू स्पष्ट बातें बोल। बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल। बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल। बोल बोल बोल, शब्द अच्छी तरह करना प्रिय बोल, तू करना प्रिय बोल। बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल। बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल। बोल बोल बोल, भाववाही आवाज से शुद्ध स्वर में बोल, तू शुद्ध स्वर में बोल। बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल। बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल। बोल बोल बोल, अगर कोई बात हो तो सोच समझ कर बोल, तू सोच समझ कर बोल। बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल। बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल। बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल। बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल। बहुत बढ़िया गाया। क्या आपने ध्यान दिया कि यह गीत किस बारे में था? हमें नजरें मिलानी चाहिए, हमें स्पष्ट तरीके से ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले को सुनाई दे। हमें अपनी आवाज में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाना चाहिए। हमें सोच कर बोलना चाहिए। संक्षेप में कहें तो इस गीत में वे सब बातें बताई गई हैं जो हम आज सीखेंगे। क्या हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करें? मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से आना चाहते हो। क्या आप कृपया आगे आएंगे? आप दोनों को स्कूल के बारे में 5 वाक्य बोलने हैं। इस कार्ड पर लिखे हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और बोलते वक्त आपको इन निर्देशों का पालन करना है। बढ़िया किया, शुक्रिया। आप अब अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने क्या देखा? क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कैसे बोल रहे थे? कौन से छात्र की बोली सुनने में बेहतर थी? हाँ, पहले छात्र की। क्यों? पहले छात्र की आवाज स्पष्ट थी और अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। दूसरे के बारे में आप क्या कहेंगे? वह फुसफुसा कर बोल रहा था, धीमे बोल रहा था, इसीलिए आप ठीक से सुन नहीं पाए कि वह क्या बोल रहा है। अगर हम इस तरह बोलेंगे तो क्या श्रोता हमारी बात समझ पाएंगे? तो हमें कैसे बोलना चाहिए? एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका अर्थ है जैसा हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसे हम बातों के संदर्भ में देखें तो जितने प्रभाव से हम बोलेंगे उतने ही प्रभाव से हम काम भी करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़े तो यह जरूरी है कि लोग हमारी बात सुने। आइए एक बार फिर से कहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़े तो यह जरूरी है कि लोग हमारी बात सुने। अगर लोग हमें सुनने आएंगे तो यह जरूरी है
कि वे हमारी बातों पर पूरा ध्यान दें, उनका ध्यान हम पर रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी तरह बोलना होगा। भाषा ध्वनियों से बनती है। बोलते वक्त हमारी ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए और लोगों को सुनाई देनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ही धीमे बोलते हैं। मान लीजिए, अगर मैं धीमी आवाज में फुसफुसाकर यह कहूँ, प्यारे छात्रों, हम आज यह सीखेंगे ठीक से कैसे बोलना चाहिए, तो क्या आप मेरी बात सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। अगर आप मुझे ठीक से नहीं सुन पाएंगे तो आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं रहेगा। हम धीमी आवाज में कब बोलते हैं? किसी नई और अनजान जगह पर हम डर की वजह से या शर्माकर धीमी आवाज में बोलते हैं। डर से भरी आवाज में बोलने से यह पता चल जाता है कि हम में आत्मविश्वास नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं कि हमें जोर से या चिल्लाकर बोलना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे राज रखने वाली बातों को भी जोर से बोलते हैं। अगर मैं चिल्लाकर कहूँ, प्यारे छात्रों, हम आज यह सीखेंगे ठीक से कैसे बोलना चाहिए, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि जब कोई चिल्लाता है तो दूसरों को परेशानी होती है। कोई व्यक्ति ध्यान लगाकर काम कर रहा हो तो उसमें विघ्न पड़ता है। जब आप जोर से बोलते हैं तो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता और वे तेज आवाज सुनकर घबरा भी सकते हैं। वैसे भी हम लगातार तेज आवाज में नहीं बोल सकते। इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो जोर से बोले और ना बहुत धीमे। आइए एक बार फिर से कहें। यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो जोर से बोले और ना बहुत धीमे। हम जोर से कब बोलते हैं? हम जोर से तब बोलते हैं जब हम बहुत उत्साहित होते हैं या गुस्से में होते हैं, या फिर जब हमें लगता है कि हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कभी कभी हम अपनी अज्ञानता, डर या चिंता को छुपाने के लिए या फिर किसी को डराने के लिए भी जोर से बोलते हैं। जब हम अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए हमें अपना उत्साह दिखाने के लिए या डर, चिंता और अज्ञानता को छुपाने के लिए जोर से नहीं बोलना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। हमें अपना उत्साह दिखाने के लिए या डर, चिंता और अज्ञानता को छुपाने के लिए जोर से नहीं बोलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए। नजरें मिलाने से हमारी आवाज अपने आप कम हो जाती है और हम उचित ध्वनि में बात करने लगते हैं। अगर हमें तेज नहीं बोलना चाहिए और धीमी आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए, तो फिर कैसे बोलना चाहिए? हमें सही आवाज में बात करनी चाहिए, जितनी कि सुनने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे और उन्हें आपकी बात समझ में आ जाए। आइए एक बार फिर से कहें। हमें सही आवाज में बात करनी चाहिए, जितनी कि सुनने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे और उन्हें आपकी बात समझ में आ जाए।
उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं। क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? यह आवाज स्वाभाविक भी लग रही है कि नहीं? हमें इसी तरह बोलना चाहिए। अब हम एक कार्य करेंगे। मैं चाहती हूं कि स्वेच्छा से कोई 2 छात्र आए और इस वाक्य को 3 अलग तरीकों से बोलकर बताएं। जोर से, फुसफुसाकर और सही आवाज में। यह वाक्य है, हमें पढ़ाई के अलावा खेलकूद और कला को भी महत्व देना चाहिए। शुक्रिया। कृपया अपनी जगह पर वापस चले जाइए। क्या आपने ध्यान दिया है कि उचित ध्वनि में बोलने पर हमारी आवाज सुनने में अच्छी और स्वाभाविक लगती है? तो फिर बोलने का सही तरीका क्या है? धीमे से, जोर से या फिर सही ध्वनि में? हमें ना तो धीमे से बोलना चाहिए, ना ही जोर से बोलना चाहिए, बस सही आवाज में बोलना चाहिए। आइए फिर से कहें, हमें ना तो धीमे से बोलना चाहिए, ना ही जोर से बोलना चाहिए, बस सही आवाज में बोलना चाहिए। हमने देखा कि उचित आवाज में बोलना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें सही तरीके से बोलने के बारे में अभी कुछ और बातें भी सीखनी है। हमें अपनी आवाज को आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहिए। हम एक ही तरीके से बोलेंगे तो श्रोता ऊब सकते हैं। अगर मैं यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, ऐसे नीरस तरीके से बोलूं, तो क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे? क्या लोग ऐसी बात पर ध्यान देंगे जो उन्हें बिल्कुल भी उत्साहित ना करे? निश्चित रूप से नहीं। सही है ना? इसीलिए हमें एक ही तरीके से नीरस आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, हमें एक ही तरीके से नीरस आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर हमें एक ही तरीके से नहीं बोलना है तो हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें अपनी आवाज को बदलकर बोलना चाहिए। आवाज को बदलने के क्या अर्थ है? अपनी आवाज की प्रबलता को ऊंचा या नीचा करने को बदलना कहते हैं। अगर मैं यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, ऐसे कहूं तो क्या आप परेशान नहीं होंगे? यह सुनने में थोड़ा विचित्र भी लगेगा, है ना? इसीलिए बिना जरूरत के अपनी आवाज को ऊंचा या नीचा करना भी उचित नहीं होता। आइए एक बार फिर से कहें, बिना जरूरत के अपनी आवाज को ऊंचा या नीचा करना भी उचित नहीं होता। ठीक है? हम अपनी भावनाओं को बोलकर बताते हैं, इसीलिए हमारी आवाज भी भावनाओं के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हमें यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, स्वाभाविक और उचित आवाज में ऐसे बोलना चाहिए। अब हमें एक कार्य करना है।
मैं चाहती हूँ कि आप दोनों यहाँ आकर यह करके दिखाएं कि आवाज को सही और गलत मतलब अनुचित तरीके से कैसे बदलते हैं। आपको इस वाक्य का प्रयोग करना है। हमें पढ़ाई के अलावा खेलकूद और कला को भी महत्व देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया। कृपया अपनी जगह पर लौट जाएं। क्या आप यह सोच रहे हैं कि हर कोई अपनी आवाज को उचित तरीके से कैसे बदल सकता है? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर खोजें? मैं अपने हाथ ऐसे रखूंगी। जब मैं अपने हाथ ऐसे करूं तो आपको चुप हो जाना है। जब मैं अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाऊं तब आपको अपनी आवाज ऊंची करते हुए आ कहना है। जब मैं अपना दाहिना हाथ नीचे करने लगूं तब आपको भी अपनी आवाज नीची करनी है। आप सबको एक साथ अपनी आवाज ऊंची या नीची करनी है। आपकी आवाज को ऊंची या नीचे करने की गति मेरे हाथ के ऊपर नीचे होने की गति के अनुसार होनी चाहिए। अगर किसी ने दूसरे के मुकाबले अपनी आवाज ज्यादा ऊंची या नीचे की तो वह बाहर हो जाएगा। समझ गए? मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कैसे करना है। आ आ आ आ आ आपको ये खेल कैसा लगा? क्या आपको मजा आया? तो अब से आप बोलते वक्त क्या करेंगे? जहां तक हो सके एक जैसी आवाज में ना बोले और अपनी आवाज को आवश्यकता के अनुसार बदलने की कोशिश करें। हमें बोलते वक्त क्या करना चाहिए? बोलते वक्त हमें आवश्यकता के अनुसार और स्वाभाविक रूप से अपनी आवाज में परिवर्तन लाना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। बोलते वक्त हमें आवश्यकता के अनुसार और स्वाभाविक रूप से अपनी आवाज में परिवर्तन लाना चाहिए। हम बोलते क्यों हैं? हम इसीलिए बोलते हैं कि लोगों को हमारी बात अच्छी तरह समझ आए। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा को स्पष्ट बनाने के लिए यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं। जब हम स्पष्ट हो जाएं कि हम क्या बोलने वाले हैं तो हमें सीधे और सरल तरीके से बात करनी चाहिए। अगर हमारी बात सरल, सीधी और स्पष्ट नहीं होगी तो इससे ना केवल समय बिगड़ेगा बल्कि आपकी बात का सही असर भी नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि वह गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया था और उसने यह जवाब दिया, हमारी स्कूल में 1 मई से छुट्टियां हुई। हमने दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया
पर मेरी माँ को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मेरे पापा ने मुझे मेरी नानी के घर जाने को कहा। पर मेरी नानी मेरे मामा जी के घर जयपुर गई हुई थी, इसीलिए मेरी माँ ने कहा कि मुझे मेरी बुआ के घर जाना चाहिए। मैंने सब तैयारी कर ली थी, पर मेरी बुआ अपनी सहेली के घर छुट्टियां मनाने गई हुई थी, इसीलिए मेरे पापा ने सोचा कि मुझे मेरी मौसी के घर जाना चाहिए। पर मेरी मौसी एक ही जगह रहकर ऊब गई थी, इसीलिए वह छुट्टियों में हमारे घर आ गई। यहाँ पर आपका दोस्त क्या कहना चाहता है? वह कहना चाहता है कि उसने अपनी छुट्टियां घर पर ही बिताई और वह कहीं पर भी नहीं गया। सीधी बात बताने की जगह वह घुमा फिरा कर बोल रहा था। इससे क्या हुआ? आप चक्कर में पड़ गए। इसीलिए हमारी बात हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दूसरे भ्रमित ना हो। आइए एक बार फिर से कहें, हमारी बात हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दूसरे भ्रमित ना हो। क्या अब हम एक कार्य करें? मुझे 2 छात्र चाहिए जो यहाँ आकर बताएंगे कि घुमा फिरा कर अस्पष्ट बात कैसे बोलते हैं। आपको यह बात बतानी है, मेरे मामा जी ने मुझे चित्र बनाना सिखाया। शुक्रिया। कृपया अपने स्थान पर लौट जाएं। जब हम घुमा फिरा कर बात करते हैं तब सुनने वाला तो भ्रमित होता ही है, साथ ही हमारा और दूसरों का समय भी बेकार जाता है और ऐसा करने से हमारी काबिलियत और बात करने के गुण भी व्यर्थ जाते हैं। घुमा फिरा कर बात करने से सुनने वाले परेशान हो जाते हैं और ऊबने लगते हैं। इसीलिए बोलने से पहले हमें अपने दिमाग में बातों का अनुक्रम बना लेना चाहिए। इससे हमारी बात स्पष्ट होगी और हम जो बोलना चाहते हैं वह सुनने वाले को ठीक से समझ भी आएगा। क्या हम एक और क्रियाकलाप के द्वारा यह समझने की कोशिश करें? मैं चाहती हूँ कि कुछ छात्र यहाँ स्वेच्छा से आएं और 2 मिनट तक अपने गांव, शहर इसके बारे में बात करें। आप अपने गांव, शहर के बारे में जो बातें बताना चाहते हैं, उदाहरण के लिए उसका नाम, विशेषताएं, सुविधाएं इत्यादि, उन्हें सोचकर इकट्ठा करने के लिए आप 1 मिनट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया किया। आप सब कृपया अपनी जगह पर वापस चले जाइए। हमने अभी क्या देखा? जब हम अच्छी तरह से सोचकर बोलते हैं तो हम आसानी से और स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं। इसीलिए अगर हम बोलने से पहले अपने विचारों को एकत्रित कर लें तो हमारी बात स्पष्ट होगी और इससे समय भी बचेगा। तो हमें किस तरह बात करनी चाहिए? हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर कहें, हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट
और संक्षिप्त होनी चाहिए। अब हमें एक और कार्य करना है। क्या 2 छात्र स्वेच्छा से आना चाहेंगे? आज आपका जन्मदिन है। आपको उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है, पर एक शर्त है। शुभकामना देते वक्त आपको उसकी तरफ नहीं देखना है। आप दोनों की पीठ आमने सामने होनी चाहिए। समझ गए? क्या आप तैयार हैं? शुरू करिए। धन्यवाद। आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने क्या देखा? जब आप नजरें मिलाए बिना जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें सही भावना नहीं आ रही थी। वह बेअसर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप बिना मन के कह रहे हैं। सही है? तो यह जाहिर सी बात है कि हमें नजरें मिलाना जरूरी होता है। इधर उधर देखने से भी हमारा ध्यान बट जाता है और हम जो कह रहे हैं उस पर असर पड़ता है। क्या आप दूसरों से बात करते वक्त उनसे नजरें मिलाएंगे? दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। हमने आज की क्लास में जो कुछ भी सीखा, क्या उसे संक्षेप में एक बार देख लें? मैं कुछ छात्रों का नाम लूंगी। उन्हें उदाहरण के साथ एक मुख्य बात याद करके बतानी होगी। ठीक है? हमें स्वाभाविक रूप से बात करनी चाहिए, ना तो जोर से बोलना चाहिए, ना ही फुसफुसाना चाहिए। हमें एक जैसे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आवश्यकता के अनुसार अपनी आवाज में बदलाव लाना चाहिए। हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। Désolé, c'est les Covid que
नमस्ते छात्रों। मुझे विश्वास है कि आप सभी को खेलना अच्छा लगता होगा। चलिए हम सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब एक बड़ा सा गोला बनाकर खड़े हो जाएं। मैं इस गोले के बीच में खड़ा होऊंगा और ताली बजाते हुए एक कविता गाऊंगा। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। सुंदर विचार बोएंगे तो कैसा फल पाएंगे? भाई कैसा फल पाएंगे? आप भी मेरे साथ गाना और गोले में घूमते जाना। मैं अचानक गाना रोक दूंगा और एक संख्या जोर से बोलूंगा। आपको तुरंत उस संख्या के समूह बनाने होंगे। उदाहरण के लिए यदि मैं 3 बोलूं तो आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने होंगे। यदि मैं 4 बोलूं तो आपको 4-4 के समूह बनाने होंगे। वे सब लोग जो किसी समूह के सदस्य नहीं हैं, वे खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या आप नियमों को अच्छी तरह से समझ गए हैं? क्या हम खेलना शुरू करें? क्या आपको खेल में मजा आया? अच्छा, आपने अपने और दूसरे के व्यवहार के बारे में क्या देखा? आइए मिलकर एक सूची बनाते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने खेल के नियमों का पालन किया। आपने एक दूसरे की मदद भी की। जब मैंने कोई संख्या बोली तब आप में से कुछ छात्रों ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए चिल्लाकर कहा, अरे वहां जाओ, यहां पर जगह है। कभी कभी आपने दूसरों को अपने समूह में आने से मना भी कर दिया। आपको डर था कि कहीं संख्या से अधिक सदस्य होने के कारण आपका समूह बाहर न हो जाए। आप में से कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े रहे। आप में से कुछ लोग उन पर गुस्सा हुए जिन्होंने आपकी गलतियां बताई। आप में से कुछ छात्र खेलते हुए हिचकिचा रहे थे, इसलिए उन्होंने खेल नहीं खेला या फिर बाहर आकर खड़े हो गए। आप में से कुछ लोग स्वेच्छा से बाहर आ गए और जो उत्साह से खेल रहे थे उन्हें खेलने दिया। आप में से कुछ लोगों ने दूसरों को बलपूर्वक बाहर कर दिया जो आपके समूह में घुसने का प्रयास कर रहे थे। आप में से कुछ ने उन लोगों की सहायता जिन्होंने पहले आपकी सहायता की थी। जब आपके साथ किसी ने उग्रता से व्यवहार किया तो आप लड़ाई किए बिना चुपचाप बाहर आ गए। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके कुछ लक्षणों ने आपसे ऐसा व्यवहार करवाया। चलिए पता लगाते हैं कि किसी निश्चित प्रकार के कार्य के साथ कौन से लक्षण जुड़े होते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका में बाईं तरफ कुछ क्रियाएं दी गई हैं और दाईं तरफ उनसे जुड़े हुए लक्षण। चलिए उन्हें ठीक ढंग से मिलाने का प्रयास करें। क्या आपने इन्हें ठीक ढंग से जोड़ा है? क्या हम जवाबों की जांच कर लें? क्रिया, लक्षण, नियमों का पालन करना, ईमानदारी, दूसरों की मदद करके उन्हें बाहर होने से बचाना, सहायता, दूसरों को खेल से बाहर करने की कोशिश करना, स्वार्थ, नियम तोड़ने के बावजूद खेलने की इच्छा रखना, जिद, जिन्होंने आपकी गलतियां बताई उन पर गुस्सा करना,
क्रोध, खेल में भाग लिए बगैर बाहर खड़े रहना, संकोच, अपने आप बाहर हो जाना ताकि दूसरे खेल सकें, उदारता, दूसरों को धक्का देना, रूखापन, दूसरों से मिली मदद के बदले में उनकी भी मदद करना, आभार, जो लोग उग्रता दिखाएं उनसे नहीं लड़ना, धैर्य, आपके कुछ लक्षणों को दूसरों ने खुशी से स्वीकार कर लिया, पर आपके कुछ लक्षण अस्वीकार्य थे, इसलिए उन लक्षणों से जुड़े व्यवहार को उन्होंने नहीं स्वीकारा। अब मैं लक्षणों के नाम फिर से बोलूंगा। जब मैं किसी स्वीकार्य लक्षण का नाम लूं तो आपको स्वीकार्य कहना है, और जब किसी अस्वीकार्य लक्षण का नाम लूं तो आपको अस्वीकार्य कहना है। उदाहरण के लिए, आभार स्वीकार्य लक्षण है, तो जब मैं आभार बोलूं तो आपको क्या कहना है? हां, आपको कहना है स्वीकार्य। रूखापन अस्वीकार्य लक्षण है, इसलिए जब मैं रूखापन बोलूं तो आपको अस्वीकार्य कहना है। क्या अब हम शुरू करें? ईमानदारी स्वीकार्य, सहायता स्वीकार्य, स्वार्थ अस्वीकार्य, जिद अस्वीकार्य, क्रोध अस्वीकार्य, संकोच अस्वीकार्य, उदारता स्वीकार्य, रूखापन अस्वीकार्य, आभार स्वीकार्य, धैर्य स्वीकार्य, स्वीकार्य, ईमानदारी, सहायता, उदारता, आभार, धैर्य, अस्वीकार्य, स्वार्थ, जिद, क्रोध, संकोच, रूखापन। जब हम वे लक्षण दर्शाते हैं जो स्वीकार्य खंड में बताए गए हैं तो लोग उन्हें खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। ये लक्षण हमारे और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं और इनसे हमें खुशी मिलती है, इसलिए लोग इन लक्षणों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई परेशानी में हो और आप उसकी मदद करें तो उसे खुशी महसूस होती है, और कठिनाई के समय में किसी की सहायता करने से आपको संतोष प्राप्त होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम में स्वीकार्य लक्षण हो। चाहे दूसरे लोग हमारे स्वीकार्य लक्षणों को देखकर प्रशंसा करें या ना करें, हमें इन लक्षणों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या हम एक कार्यकलाप करें? हमने अभी कुछ स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई थी, पर इनके अलावा और भी स्वीकार्य लक्षण हैं, जैसे कि स्वाभिमान, निष्पक्षता इत्यादि। चलिए इनकी भी सूची बनाते हैं। अन्य स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या आपने सूची में दया भाव, समयनिष्ठा, मेहनत, सहानुभूति, विनयशीलता, साहस और क्षमा भाव को भी शामिल किया है? नहीं किया है तो इन्हें भी लिख लीजिए। खेलते समय जब आप कुछ अस्वीकार्य लक्षण दर्शाते हैं तो लोग उन्हें नापसंद क्यों करते हैं?
ऐसा होता है क्योंकि ये लक्षण ना तो हमारे लिए अच्छे होते हैं और ना ही दूसरों के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को उग्रता से धक्का देते हैं तो क्या दूसरे लोग ये पसंद करेंगे या इसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं, वे सोचेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और शायद ये भी सोचें कि आप उनके साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। इसलिए हमें सचेत होकर इन लक्षणों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लक्षणों को बदलने से कई लोगों ने जीवन में सफलता प्राप्त की है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? हमने जिन अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई है, उनके अलावा भी कुछ और अस्वीकार्य लक्षण हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से हैं? क्या आप उन्हें अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं? अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। अपनी सूची में आलस्य, लालच और ईर्ष्या को भी शामिल कर लें। क्या आप जानते हैं कि ये लक्षण आप में कैसे पैदा होते हैं? आप नहीं जानते? ये क्या है? एक वृक्ष है। जब ये अंकुरित हुआ था तो क्या ये इसी रूप में था? यदि नहीं, तो इसका जन्म कहां से हुआ और कैसे? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? छोटा सा एक बीज जमीन के अंदर था, पानी की बूंदें पड़ी और वो पौधा बनने लगा। फिर वो छोटा पौधा वृक्ष में बदल गया। उसकी डाल डाल पर सुंदर फूल आने लगे। फूलों से निकले फल, और फल जब पक गए तो बहुत से छोटे बीज गिरकर जमीन में समा गए। जमीन ने उनको पाला, फिर टिप टिप पानी बरसा, तब वे पौधे बनने लगे। जो आज बड़ा सा वृक्ष है वो पहले बीज ही तो था। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी। हमने जो भी सोचा वही तो हमने किया, और ऐसा करते करते वो एक आदत बन गई। हमारी आदतों से हमारी पहचान होने लगी। इसी पहचान से तो बनी हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता है हमारे जीवन का आधार। इसी पर है सारा भार। हमारी सभ्यता, हमारा शिष्टाचार। इसीलिए हमें अपने स्वीकार्य लक्षणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे लक्षण हमारा स्वभाव बन जाते हैं। हम लक्षणों को स्वीकार्य और अस्वीकार्य के तौर पर लिख सकते हैं। स्वीकार्य लक्षण हमारे और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। अस्वीकार्य लक्षणों से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हमें अपने स्वीकार्य लक्षणों को बनाए रखना चाहिए और अस्वीकार्य लक्षणों से छुटकारा पाना चाहिए। जैसे बीज अंकुरित होकर एक बड़े से वृक्ष में विकसित हो जाता है, उसी तरह हमारे लक्षण विकसित होकर हमारे चरित्र को निर्धारित करते हैं और ये बताते हैं कि हम कौन हैं। हमें दूसरों जैसे माता पिता, शिक्षक, बड़े, मित्र आदि के स्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए।